लाइव कहाँ हुआ है? हो गया। देखो इधर कैमरे में लाके पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है आप सभी लोगों के? वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज की इस क्लास में आपका। डिडिंग डिडिंग डिडिंग। तो भाई साहब, आज हमारे पास में चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया और उसकी गाड़ी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने तुम लोगों को फॉरेस्ट सोसाइटी का WPP दिया है कि नहीं यार? बूढ़ा हो गया हूं बच्चों, भूल जाता हूं। शायद अभी नहीं दिया है ना फॉरेस्ट सोसाइटी। हमने फेडरलिज्म का लास्ट डिस्कस किया था, फॉरेस्ट सोसाइटी का WPP दिया नहीं था। चलो, तो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वैभव, अव्यांश, अक्षरा, प्रिया, हर्षित, सबा, परवीन, वीर, आयुष, देवराज सिंह। मेले में घूमे थे क्या दोस्त अपन? देवराज सिंह, प्राची और जोबनप्रीत और भी बहुत सारे बच्चे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, तो बाबू मैं क्या कह रहा था? कुछ तो कह रहा था मैं। चलिए, तो सारे बच्चे आ गए हैं? आ गए, सब दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। मतलब तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे, लेकिन तुम्हारे चैट सबके दिख रहे हैं। चलो, अदिति झा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने चैप्टर को काफी हद तक आगे खींच लिया है, मतलब जिसमें अपन ने चैप्टर का जो एकदम फाउंडेशन है ना उसको रॉक सॉलिड बनाया। तो जिसमें हमने चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा था, पहले मैं एक बार रिकैप करवा दूं जब तक सारे बच्चे और ज्वाइन कर लेंगे, है ना? आज सही खेल रहा है वो, आज दुश्मनी मोल नहीं लेगा, उसको पता है कि मार सकते हैं सर। तो हमने आपको चैप्टर का एक बेस बताया था कि कैसे क्या कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म वाज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मेरा दुश्मन ये है, तुम्हारा दुश्मन ये है, उसका दुश्मन ये है, तो हम तीनों भाई भाई, ठीक है, हम तीनों दोस्त। तो वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी और देखा था कि किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड कांग्रेस इवॉल्व होता है। उसी चीज को कवर कर रहा है ये चैप्टर, उसी चीज को कवर कर रहा है ये चैप्टर। इस टॉपिक से भी एक बार क्वेश्चन आया था। आज जब मैं और क्वेश्चन छाट रहा था तो मुझे क्वेश्चन और मिला, 4 नंबर का क्वेश्चन 2022 में आया है, ध्यान रखना। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और आया था पैसेज बेस्ड, जो हम शायद पिछली क्लास में नहीं कर पाए थे। ठीक है, कुछ समस्या समस्या है? क्या समस्या है? हाँ, क्या समस्या? आवाज ठीक आ रही है क्या? आवाज में कुछ प्रॉब्लम जा रही है क्या कुछ बच्चे? क्यों, क्या क्या इशू जा रहा है वॉइस के साथ? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दी वॉइस? आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या?
गेम खेलो, अरे गेम तो नहीं, इट्स गुड। लो वॉइस जरूर लिख रहे हैं बच्चे, बाकी तो सही है। मैं बोल ही नहीं रहा था, कहां से वॉइस आएगी, अभी बीच में तो मैंने बंद करा था। नो वॉइस लिख रहे हो अभी अभी, नाउ इट्स गुड नाउ। नो नो लिख रहे, अधिकतर बच्चे नो लिख रहे हैं। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। रुक जाओ यार जरा, मुझे थोड़ा हिसाब किताब रिज्यूम कर दूं एक बार। सब तो सही है, हाँ? किसका? हाँ ये हो सकता है। अब देखो, अभी ठीक है, परफेक्ट है। चलो कुछ नहीं बच्चों, ऐसे ही छोटा मोटा बारिश के सीजन में पानी के कारण मैच में डिलेज आते हैं, वो है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि एक क्वेश्चन ये देखो, तो जिस तरह से हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो 2022 में एक 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी आया। जब मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहा था, तो आई एनकाउंटर्ड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हमारी टेक टीम ने भी बोल दिया कि वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो उस नोट पे अपन ये मान लेते हैं कि वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। मांझा येलो कलर, येलो येलो डर्टी फेलो। येलो हाउस, येलो हाउस से कितने बच्चे हैं? चलो एक पोल लेते हैं, बताओ जरा, येलो हाउस से कितने बच्चे हैं? एक सर्वे लेते, पोल ही लेते हैं प्रॉपर, और मैं देखता हूं, मैं जिस हाउस का था मैं वो तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। देखते हैं मेरे हाउस से कितने बच्चे हैं। तो ए बी सी डी, ए फॉर, ठीक है, ए फॉर रेड कलर, बी फॉर ब्लू कलर, वाह सी फॉर ग्रीन कलर, सी में ग्रीन बन जाता ना, और डी फॉर येलो कलर। किस हाउस से आप लोग बिलोंग करते हो? लेट्स सी। फाइन, एक पोल देख के देखते हैं अपन, कौन से हाउस से थे आप? रेड कलर, ब्लू, मतलब अभी तो आप तो हो, मैं था की गिनती में आ गया। मेरे हाउस वाले बच्चे मेरी टीम में आ जाना, ठीक है। ABCD, कौन से हाउस को बिलोंग करते थे आप स्कूल में? और देखो कुछ कुछ स्कूल में तो सिंपल, स्कूल में तो सिंपल नाम रहते हैं, रेड ग्रीन येलो ब्लू। कुछ स्कूल में नाम भी रखते हैं, अशोक और पता नहीं कौन, हिमालय हाउस, अशोक हाउस, है ना। चलो तो मैं ये बता रहा था, एक होमवर्क क्वेश्चन ये दे रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ये भी आया था, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक से था, तो इसको सॉल्व कर लेना। फिर हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? फिर हमने चैप्टर में एबीसीडी सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने चैप्टर में यह पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेशनल मूव, क्या बात है। देखो हर हाउस में बराबर बराबर बच्चे रहते हैं ना, तो अपने पोल भी वैसे ही आया है। कैसा आया है? 27% बच्चे ए रेड हाउस वाले हैं, 25% बच्चे बी हाउस वाले हैं, मतलब ब्लू हाउस वाले, सी ग्रीन हाउस वाले 20% है, ग्रीनरी कम हो गई और डी 25% बच्चे, 25.72 डी ग्रीन हाउस, ओ येलो हाउस। मैं भी येलो हाउस का था, पता नहीं क्यों, लेकिन बेचारा येलो हाउस स्कूल में पीछे रह जाता था। भाई हम तो बहुत दम लगाते थे हमारे हाउस को आगे लाने में, तो कभी कभी आ भी जाता था, कभी कभी पीछे भी रह जाता था। लीडर बोर्ड पर देखते हैं येलो हाउस का लीडर कौन है। सौम्या ठाकुर, लो बेटा तुम्हें येलो कलर का बैज मिल गया। हाँ, प्रवीण कौर और लोकेश पटेल, अक्षरा पाटिल, सपना, डॉली, नमन, दिव्या, तुम सब येलो हाउस के थे ना। तो येलो हाउस असेंबल। पोल नहीं आया तो तुम स्कूल से बाहर हो, तुम रस्टिकेटेड हो जिन जिन को पोल नहीं आया। पोल नहीं आया एंड्रॉइड में, पोल नहीं आया एंड्रॉइड में। चलो मैं राहुल गांधी हाउस से हूं। तुम्हारे स्कूल में ऐसे हाउस बढ़ते क्या? बड़ा पॉलिटिकल माहौल है तुम्हारे स्कूल में चलो चलो आया वापिस इधर, हाउस हाउस मत खेलो। तो जो मैं बता रहा तुम्हें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट किया, तो वो 5 पॉइंट पढ़े। सत्याग्रह का आइडिया अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रुथ, योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तब आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। पोल नहीं आया से पूरा चैट भर चुका है। किस में नहीं आया? आप किस चीज पे हो? एंड्रॉइड पे हो? चलो जिस तरह से आप लिख रहे हो ना, पोल नहीं आया, तो
तो ये बताओ एंड्रॉइड पे नहीं आया, आईओएस पे नहीं आया, विंडोज पे नहीं आया? पीसी पे एरर आ रहा है। पोल कहां नहीं आया? एंड्रॉइड नहीं आया। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे तो समझ गए कि जब भी अपनी समस्या लिखो ना उसके सामने ये लिख दिया करो, तुम्हारे हाउस बना रहे हैं अपन, क्या? एंड्रॉइड, ठीक है, एक पीसी और एक आईओएस, और एक हाउस है अदर्स वाला, तो अपना हाउस लिख दिया करो कि तुम किस हाउस से बिलोंग करते हो। पोल आया है एंड्रॉइड हाउस। एंड्रॉइड 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 आया है, एक्सपायर हो गया। एंड्रो, एंड्रो हाउस, ये कौन सा हाउस बना लिया तुमने? ठीक है, एंड्रॉइड नो पोल भैया, ओनली। सुनो, मैं एक लैपटॉप हाउस नो पोल। मैकबुक वाले अदर्स की कैटेगरी में आओगे, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे को स्कूल है, तुम्हारे को अलग स्कूल के छत पे बैठा के पढ़ाया जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो बाबू पहले समझ लो अब जरा, चलो पोल की लड़ाई खत्म करो यार, मैं पढ़ा लूंगा अब जरा। क्या हो रही है कहानी? तो हमने आइडिया सत्याग्रह का देखा। सत्याग्रह के प्रिंसिपल को महात्मा गांधी ने 3 जगह इंप्लीमेंट किया था। 3 जगह कौन कौन सी थी? चंपारण बिहार 1917, सॉरी हाँ 17, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1917, और 18 में अहमदाबाद। फिर हमने आप को एक हैक बताया था, हैकर है भाई हैकर, तो वो हैक में क्या समझाया था, ध्यान है? उस हैक में हमने आपको यह बताया था, अगर आप समझोगे तो उस हैक में हमने आपको यह बताया था कि टाइमलाइन से पढ़ना है बस अपने को। 14, 15, 16, 17, 18, 19, अब 19 तक अपन आ गए थे कि 19 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। अब ये 19 में रॉलेट एक्ट जो पास हुआ है ना, तो उसके आगे 20, 21, 22, 23, 24 करेंगे अपन। तो रॉलेट एक्ट क्या था ये पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है? रॉलेट एक्ट क्या था ये पिछली क्लास में बता दिया था। तो ये रॉलेट एक्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक लॉ पास किया, जिस लॉ के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यह प्रोविजन निकाला कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स कैन बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर। 2 साल तक उनको क्या किया जाएगा? 2 साल तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को किसी भी तरह से क्या किया जाएगा? 2 साल तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को किसी भी तरह से बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट करके रखा जा सकता है, मेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, कि बस हमें लग रहा है कि तुम गड़बड़ कर सकते हो तो इसके लिए अरेस्ट कर लेते हैं तुम्हें, ठीक है? तो ये स्थिति बनी थी, ये स्थिति बनी थी। इसे, इस काले कानून को 1919 में 1919 में क्या किया था? पास किया गया था। यहां तक हम पढ़ चुके थे। तो अब इसी के आगे, अब इसी के आगे मतलब क्या? अब इसी के आगे जैसे अपन रॉलेट एक्ट तक पढ़ चुके थे ना, तो अब रॉलेट एक्ट के आगे से कहानी उठाते हैं। फाइन, अब रॉलेट एक्ट के आगे से कहानी उठाते हैं। ध्यान आ रहा है? कल रॉलेट एक्ट पढ़ा था अपन ने, आज अच्छे से समझ लेना, आज अपन को एक पड़ाव कंप्लीट करना है। तो रॉलेट एक्ट तक की कहानी अपन पढ़ चुके थे। तो एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, गांधी जी ने मतलब जो नेशन कह सकते हैं रीजनल लेवल पे सत्याग्रह किए थे ना, चंपारण बिहार वो वाले, अहमदाबाद और खेदा में, मतलब खेदा और अहमदाबाद ऐसी सीक्वेंस थी। तो उन कह सकते हैं, बस शांत हो जाओ, चैट सेक्शन में आपका नागमणि लेके मानोगे तुम लोग। चैट बंद कर रहा हूं मैं ताकि तुम पढ़ पाओ यहां पे, हाँ एकदम शांत। अब पढ़ लो, अब ध्यान दे लो इधर। वेबसाइट में कब आएगा? वेबसाइट में बहुत जल्दी आएगा। वाई इट इज कॉल्ड ब्लैक लॉ? क्योंकि ये कलर जब निकला था अपने घर से, मतलब ये जो लॉ था ना ब्लैक लॉ, इसको ब्लैक लॉ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रॉलेट एक्ट बना के जब वो रॉलेट एक्ट बनाने वाले निकले तो वो जाते जाने एक नाले में गिर गए, और नाले में गिर जाने के कारण क्या होगा? उनके शरीर पूरा काले कलर का होगा। तो पूछा कि लॉ किसने बनाया, तो लोगों ने उंगली दिखा दी। तो बोलने वाले ने बोला कि ये ब्लैक लोगों ने ब्लैक लॉ बनाया क्या, ऐसा करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक लॉ इसे कहा जा रहा था बाबू, क्योंकि जैसे अपन आज दिखाते ना, कहीं भी जब तुम्हें प्रोटेस्ट करना होता है तो काले झंडे दिखा देते हो। तो ब्लैक से तात्पर्य ये है, क्या तात्पर्य है ब्लैक से? कि आप एक तरह से प्रोटेस्ट, साइन ऑफ प्रोटेस्ट दिखा रहे हो। क्या? एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट दिखा रहे हो कि दिस
लॉ या फिर ये रॉलेट एक्ट जो बनाया गया था, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये सही नहीं है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप अन्याय कर रहे हो, तो इसीलिए उसको ब्लैक लॉ कहा गया था। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी ने जो रीजनल लेवल पे नेशन वाइड सत्याग्रह जो है उसको जब सक्सेसफुली चंपारण में, खेदा में, अहमदाबाद में इंप्लीमेंट किया और ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था, तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने बोला कि ये गलत है, अनजस्ट है, और हम क्या करेंगे, एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो एक क्या होगा, एक नेशन वाइड हड़ताल की जाएगी ऑन 6 अप्रैल 1919। डेट पे बिल्कुल फोकस मत करना, मैंने आज एक वीडियो में भी बताया कि डेट तो बात की चीज होती, पहले कहानी तो बुने, कहानी बेस है, उस बेस के ऊपर चेरी ऑन दी केक टाइप से होती है डेट्स। ठीक है, तो पहले आप कहानी समझो क्या हो रहा है। महात्मा गांधी भारत आए, महात्मा गांधी ने रीजनल लेवल पे सक्सेस पाई, और वो रीजनल लेवल पे सक्सेस पाने के बाद क्या करते हैं, वो रीजनल लेवल पे सक्सेस पाने के बाद में ये तय करते हैं, क्या तय करते हैं रीजनल लेवल पे सक्सेस पाने के बाद में, कि ये जो रॉलेट एक्ट तुमने पास किया है, तो ये रॉलेट एक्ट एक काला कानून है, ठीक है, अनजस्ट है, इसके अगेंस्ट में नेशन वाइड एक सत्याग्रह लॉन्च किया जाएगा, एक हड़ताल प्लान करेंगे अपन, सब बंद कर देंगे 6 अप्रैल को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ो। तो आगे क्या होता है देखो, अब बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में एक सवाल पूछा गया कि रॉलेट सत्याग्रह में या फिर रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में लोगों ने जो नेशन वाइड सत्याग्रह किया, हड़ताल किया, उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, या फिर कह सकते हैं गांधी जी ने बोला हड़ताल करेंगे, अब हड़ताल में क्या कहीं भी जाके बैठ जाएंगे रोड पे, नहीं, करना क्या था आखिरकार लोगों को, कैसे नेशन वाइड अपना प्रोटेस्ट शो करेंगे, तो उसमें क्या करना था, उसमें क्या हुआ वो समझाते हैं आपको। तो देयर वर रैलीज ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, अलग अलग शहरों में रैलियां ऑर्गेनाइज की गई, अलग अलग शहरों में क्या है, रैलियां ऑर्गेनाइज की गई, लोगों को इकट्ठा किया गया कि रॉलेट एक्ट काला कानून वापस लो, उस टाइप से कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया पीसफुली। ये शब्द को नॉन वायलेंट शब्द है ना, इसको मैं बार बार अंडरलाइन करा था कल भी, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी का जो आइडिया था सत्याग्रह का, दैट वाज बेस्ड ऑन द 2 पिलर्स। क्या थे वो, सत्याग्रह में सत्य और नॉन वायलेंस, 2 चीजों पे फोकस करना था। तो वी आर सीकिंग दी ट्रूथ, ठीक है, कैसा ट्रूथ देख रहे हैं अपन कि सत्य यही है ना कि आप किसी को भी कैसे अरेस्ट कर सकते हो 2 साल के लिए, और उस सत्य की खोज करना है, उस सत्य का एहसास दिलवाना है ब्रिटिशर्स को नॉन वायलेंट तरीके से। तो क्या करेंगे, रैलीज ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग सिटीज में, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, वर्कर्स वगैरह स्ट्राइक पे चले गए, छुट्टी, ठीक है, तो वर्कर्स क्या स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स क्लोज डाउन, शॉप वगैरह जो थी ना, दुकानें वगैरह, वो दुकानें वगैरह सब क्या कर दिए, बंद कर दिए। उसके बाद में क्या है, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड क्या होता है ये, स्कैर्ड दैट लाइन्स ऑफ, हाँ स्कैर्ड मतलब डर जाना, ठीक है, तो अलार्म बाय द, हो क्या रहा था कि लोग रैलियां पे उतर आए थे, वर्कर्स वगैरह स्ट्राइक पे चले गए, दुकानें वगैरह सब बंद हो गई, तो इस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया किसमें, जो नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करने की बात करी थी महात्मा गांधी ने अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो अब ये लोगों का रिस्पॉन्स था। अब लोगों के रिस्पॉन्स को देख के ब्रिटिशर्स ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो गवर्नमेंट को डर लगा, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज, लोग गवर्नमेंट को डर लगा, अरे बाप रे ये क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसे में तो सब कुछ शॉप्स बंद हो जाएगी, रेलवे वर्कशॉप वगैरह पे स्ट्राइक चले जाएगा, तो काम कैसे चलेगा। तो ये जो पॉपुलर अपसर्ज देखने को मिल रहा था कि लोग इकट्ठे हो रहे थे ना, तो एंड स्कैर्ड दैट द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, और सरकार को ये भी लगा कि लोग आज रेलवे की छुट्टी पे चले गए, ठीक है, फिर क्या होगा, कई लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं कि टेलीग्राफ वगैरह की लाइन जो है, तार आते थे जैसे जिससे पत्र वगैरह पहुंचते थे, वो टेलीग्राफ की लाइन वगैरह अगर तोड़ दी, खराब कर दी, तो दिक्कत हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो सरकार को लगा डर, तो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू काम डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि गया ये कर रहे हैं ना सत्याग्रह, अपन थोड़ी ना कर रहे सत्याग्रह, अपन तो उठाओ डंडे मारो, अंदर करो इनको जेल में। तो ये सिनेरियो बना था। कहानी समझ रहे हो ना, क्या हो रहा है कि नेशन वाइड सत्याग्रह की बात करी, 6 अप्रैल से अपन हड़ताल करेंगे, महात्मा गांधी ने बोला जी हाँ ठीक है हड़ताल करेंगे, तो रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की गई, रेलवे वर्कशॉप वगैरह को बंद कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी। ब्रिटिशर्स को लगा डर कि इस तरह से अगर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो होगा ये कि अगर स्ट्राइक पे चलाएंगे तो रेलवे बंद है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, सामान कैसे पहुंचाओगे, किसी ब्रिटिश ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो जाएगा ही कैसे। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है, इसी के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा
कि इनका सत्याग्रह, अपन तो उठाओ लठ और मारो और अंदर करो इनको, ठीक है। तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, तो लोकल लीडर जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको उठा लिया, ठीक है, चलो जेल में वैसा, ठीक है, फ्रॉम अमृतसर। एंड महात्मा गांधी वॉज बेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, अमृतसर से लोकल लीडर्स वगैरह को अरेस्ट कर लिया, महात्मा गांधी को बोल दिया तुम दिल्ली रीजन में नहीं जा सकते हो। जैसे आदमी तो वही होता है ना, क्या होता है, फेंसिंग कर दी जाती है जब किसान पहुंचते हैं तो चारों तरफ से कि दिल्ली में नहीं घुसने देंगे किसानों को। तो देखो कल मैंने आज एक और चीज बताई कि हिस्ट्री कैसे पढ़े, है ना, एक वीडियो बताया तो उसमें यही बताया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट। तब भी यही होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में कि जब लोग प्रोटेस्ट करते थे उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाता था। महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द दिल्ली। आज भी वही होता है कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाता है, बाहर ही रोक दिया जाता है। तो हो क्या रहा है ना कि लोकल लीडर्स को, और ये हिस्ट्री की खूबसूरती है कि हिस्ट्री पैटर्न में चलती है, वो रिपीट करती है अपने आप को। शर्त यह है कि आपको उस तरह से पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। क्यों नहीं घुसने दिया जाता? दिल्ली में कुछ होता है क्या? पॉइंट है ना, जहां कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी तक प्रोटेस्ट पहुंचना मतलब कि आप पहले ही बोल सकते हैं हमें पता ही नहीं चला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और अब आपके सामने आके लोग जब काले झंडे दिखाएंगे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना उस फैक्ट को, वो चीज है। तो वो कह रहा है लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा था। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। यहां हो गई अति, लोग महात्मा गांधी का आइडिया समझ रहे थे कि हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, लेकिन उनके पीसफुल प्रोटेस्ट पे भी उनको अरेस्ट किया जा रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी, वहां तक भी ठीक है। लेकिन 10 अप्रैल के दिन होता है क्या, अमृतसर में हो जाती है गड़बड़। क्या अमृतसर में हो जाती है गड़बड़ कि 10 अप्रैल के दिन एक पीसफुल प्रोसेशन, जो शांति से लोग बैठ के झंडे लहरा रहे होंगे और प्रोटेस्ट कर रहे होंगे ना, उस पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर पुलिस में अमृतसर में पुलिस वालों ने चला दी गोलियां। अब गोली चलती तो गोली ऐसा नहीं कि निकाल के खा लेंगे सर, गोली चल गई मतलब मृत्यु होगी लोगों की। अब क्या होता है ना कि जो शांतिपूर्ण माहौल से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वही मतलब एक गाल पे चाटा लगेगा तो हमें क्या कर देना, दूसरा गाल आगे कर देना है, दूसरे गाल पे लग जाएगा फिर क्या करना है ये तो बताया ही नहीं। तो वही समस्या हो जाती है। वही क्या समस्या हो जाती है कि 10 अप्रैल को आपको देखने को मिलता है कि पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर जब क्या होती है, गोलियां चल जाती है ना, तो उस पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर गोलियां चल जाने के बाद में वो जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हो जाते हैं प्रोवोक। फाइन, महात्मा गांधी का आइडिया बहुत नोबल था, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वो लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो लोगों ने जब देखा कि उनके ऊपर क्या हो रहा है, उनके ऊपर एक तरह से वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा है और वो नॉन वायलेंट तरीके से बैठे, तो बोला नहीं नहीं अब तो हम भी मारेंगे सर। तो वो जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे ना, दे अटैक ऑन द बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन। अब वो पीसफुल लोग भी वायलेंट हो गए, आटामाजी सटकली करके वो लोग भी क्या करने लगे, वो लोग भी मारपीट मचाने लगे। तो अब यहां पे क्या हो गया, सरकार को भी मिल गया फ्री हैंड। पहले सरकार भी सोच समझ के अरेस्ट कर रही थी कि यार लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे, अब लोग विद्रोह करेंगे तो सरकार ये नहीं बोलेगी कि आप प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए अरेस्ट कर रहे लोग। अब मतलब सरकार ये नहीं बोलेगी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए हमने उनको अरेस्ट किया। अब सरकार ये बोलेगी कि तुमने बैंक पे हमला किया, तुमने पोस्ट ऑफिस पे हमला किया, तुमने रेलवे स्टेशन पे हमला किया, डालो इनको जेल में और मारो डंडे 4। तो उस तरह से क्या हो गया ना कि जब लोग वायलेंट हो गए तो सरकार को और फ्री हैंड मिल गया। तो सरकार ने लगा दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या है, तो आज की स्थिति में जैसा कर्फ्यू लगता है ना, उस तरह से सरकार ने लगा दिया मार्शल लॉ। कहानी समझ में आ रही है? देखो पूरी कहानी एक पैटर्न में चल रही है कि रॉलेट एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक पीसफुल सत्याग्रह करेंगे, लोगों ने पार्टिसिपेट भी करा, लेकिन सरकार ने क्या किया, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। उसी बीच में क्या होता है, 10 अप्रैल में उस पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, पीसफुली जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर चला दी जाती है गोलियां, और उनके ऊपर जब गोलियां चलती तो लोग हो जाते हैं वायलेंट। अब लोग वायलेंट हो गए तो उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। मार्शल लॉ मतलब आज का कर्फ्यू, ठीक है। जैसे कर्फ्यू लग जाता है ना तो फिर लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाता है। कर्फ्यू लग जाता है तो लोगों को बोल देते कि ग्रुप बना के 5 से 4 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, चलो घरों में चलो। पुलिस आती है, वो एक चोंगा लेके बोलती रहती है ना, कोई भी बाहर ना निकलने पाए, चलो सब अंदर। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे हो गया था। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक दी कमांड। मार्शल लॉ इंपोज कर दिया और ये आ गए अंकल, ठीक है, जनरल डायर, इनको उड़ाएंगे अभी, रुको जरा, ठीक है। तो जनरल डायर जो है, तो जनरल डायर को क्या कर दिया गया, कमांड दे दी गई कि जनरल डायर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अमृतसर के अंदर पीस रिस्टोर करवाओ। ये जो वायलेंस हो गया तो इस वायलेंस को कंट्रोल करो और पीस को रिस्टोर करवाओ, ठीक है। बड़ी विडंबना है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वायलेंस छिड़वाया,
और अब उसी वायलेंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पीस में, ठीक है ना हिपोक्रेसी। तो खैर ये केस हुआ। अब अभी 2019 में चल रही है अपनी कहानी, 10 अप्रैल तक पहुंचे, ये केस हुआ। अब इस केस के बाद में क्या होता है, ये मैंने मैप वर्क भी बता दिया था कल, और क्वेश्चन आंसर भी बता दिए थे, वो बहुत दूर निकल गए थे अपन, ठीक है। अब इस केस के बाद क्या होता है, तो जनरल डायर के अंडर में कमांड है, मार्शल लॉ इंपोज्ड है, मतलब एक तरह से कर्फ्यू इंपोज्ड है, सारे लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते, लोग इकट्ठे हो नहीं सकते रोड पे, ठीक है। और जनरल डायर के अंडर में जो कमांड थी, तो उस बीच में क्या होता है, उस बीच में आपको देखने को मिलता है कि 13 अप्रैल के दिन क्या होता है, 13 अप्रैल के दिन आता है मतलब 13 अप्रैल के दिन एक इवेंट होता है, एक इनफेमस इंसिडेंट होता है। इनफेमस मतलब क्या है कि वो ऐसी कुछ चीज नहीं जिसको हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। उस दिन हमें बहुत बड़ा एक घाव लगा। क्या हुआ 13 अप्रैल के दिन, मार्शल लॉ इंपोज्ड है, कर्फ्यू इंपोज्ड एक तरह से। तो ऑन 13th अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13th अप्रैल को क्या होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। जलियांवाला बाग क्या है, तो अमृतसर में एक पार्क था, ठीक है, अमृतसर में एक पार्क था जिस पार्क का नाम था जलियांवाला बाग, हिंदी में कहते हैं जलियांवाला बाग भी कहते हैं। तो उस पार्क के अंदर, उस पार्क का मैं अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं ना, रुक जाओ जरा एक मिनट। तो वो जलियांवाला पार्क जो था, तो वो पार्क कुछ इस तरह से था। किस तरह से, ऊपर ही बता देता हूं ना। जलियांवाला पार्क जो था, तो एक ऐसा पार्क था जिसकी एंट्रेंस एक ही थी, जिसकी एंट्रेंस एक ही थी, ठीक है। तो अब अमृतसर में जैसे अगर आप देखोगे तो बैसाखी का फेस्टिवल रहता है, अप्रैल का टाइम पीरियड रहता है, फसल वगैरह कटती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, मेला लगता है, घूमने जाते हैं, ये सारी चीजें। अब गांव के लोगों को क्या पता क्या मार्शल लॉ, आज तो चलो फिर भी सोशल मीडिया है तो गांव के लोग भी स्मार्ट हो गए, उनको सब चीजें अपडेटेड रहती है, पता रहते हैं। गांव के लोगों को क्या पता कि मार्शल लॉ क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है। वो तो हर साल बैसाखी पे घूमने आते थे, इस बार भी गांव से घूमने के लिए आएंगे। और ये जलियांवाला बाग में लगा था मेला, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बैसाखी फेस्टिवल का मेला लगा हुआ था, ठीक है। अब मेले में लोगों ने ये सोचा, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे ना, उन लोगों ने सोचा कि मेले की भीड़ में हम लोग भी मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे बाहर तो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, एक तरह से मार्शल लॉ इंपोज्ड है। तो हम मेले के भीड़ में अपन भी कहीं ना कहीं मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरह की चीज थी कि बहुत सारे लोग जिन्हें कुछ पता ही नहीं था मार्शल लॉ जैसी भी कुछ चीज है, वो भी आए हुए थे उस जलियांवाला बाग में, और कुछ लीडर्स भी आए हुए थे जो मीटिंग करने का प्लान कर रहे थे वहां पे, ठीक है। अब उस बाग की, उस पार्क की, आज भी है जलियांवाला बाग, ठीक है। अब आज एक उसको हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के टाइप से बनाया गया, प्रिजर्व किया गया, वहां दीवालों पे गोलियों के छेद है, ठीक। तो आज जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब तो मल्टीपल एंट्रेंस कर दी होगी, पता नहीं, मैं तो गया नहीं कभी, ठीक है। लेकिन उस समय पे एक ही एंट्री थी, तो इसी एंट्री से सारे लोग आते थे, दीदी, बच्चा, भैया, मम्मी, पापा, ताऊ जी, सब घूम रहे हैं मेले में, एंजॉय कर रहे हैं, कोई झूला झूल रहा है, और ये कुछ अपने पॉलिटिकल लीडर्स भी वहां पे धीरे से अपनी मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये सीन था। अब होता क्या ना, जनरल डायर आता है, जनरल डायर आता है, जनरल डायर ये एंट्रेंस अंदर आने के बाद गेट लगा लेता है, और यहां अपने सारे सोल्जर्स को खड़ा करता है, और ही ओपनली फायर्ड अपॉन दी पीपल, और लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी जनरल डायर ने, ठीक है। क्यों? बोल रहा था कि मैं लोगों के मन में डर क्रिएट करना चाहता हूं, मार्शल लॉ इंपोज्ड है, फिर कैसे आ गए हो तुम लोग, समझ में आया? तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ में कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जनरल डायर ओपनली फायर्ड अपॉन दी पीपल, ठीक है। यहां पे एक कुआं था, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात इन द सेंस कि ये किताबों में और लिखा है। तो लोगों को लगा कि यार गोली लग जाएगी तो मर जाएंगे, तो बचने के लिए वो कुएं में कूद जाते हैं। सूखा कुआं था, मतलब पानी नहीं था उसमें, ठीक है, सूखा कुआं था, तो उसमें कूद जाते हैं तो अपने को गोली नहीं लगेगी। लेकिन एक आदमी का दिमाग नहीं चलता है ना, सबका चलता है दिमाग, तो सभी खाना खाते हैं। तो वो कुएं के अंदर लोग कूदते चले गए बचने के लिए, और जो सबसे नीचे कूदा था उसके ऊपर लोग कूदने लग गए, तो कुएं के अंदर लाशों का ढेर लग गया था, ठीक है। रिकॉर्ड्स में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, बाकी रियलिटी वॉज कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है इस जलियांवाला बाग, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट में, ठीक है। तो ऑन 13th of April the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. जो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी वही लिखी है कि उस दिन 13th अप्रैल को बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। एनक्लोज्ड ग्राउंड मतलब कि वो एक ही रास्ता था उसका। Some came to protest against the government's new repressive measures. कुछ लोग तो इसलिए आए थे कि उनको वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना था, ठीक है, और उन्होंने सोचा कि बाहर प्रोटेस्ट कर नहीं सकते तो मेले में चल देते, वहां भीड़ भाड़ है। और कुछ लोग बेचारे जो साल के साल जो बैसाखी का मेला लगता था, एनुअल बैसाखी फेयर, उसमें आए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that has been imposed. बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ जैसा कुछ इंपोज भी हुआ है, ठीक है। तो
ये स्थिति थी और अब जनरल डायर के हाथ में कमांड थी, तो जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक किया एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। ठीक है, क्राउड के ऊपर ओपन फायर करवा दी, किलिंग हंड्रेड्स, हजार मतलब 100 के 100 सैकड़ों लोगों को मार दिया। ये हंड्रेड्स गलत है, यहां पे थाउजेंड्स होना चाहिए क्योंकि इतिहास लिखने वाले भी तो वही थे, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी लेकिन उन्होंने लिखा कुछ 100। ठीक है, हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। और बाद में जब जनरल डायर के ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई दिखावे के लिए कि क्यों भाई ऐसा क्यों करवा दिया, गोलियां क्यों चलवा दी, इतने लोगों को क्यों मार दिया, तो उसने बोला कि मैं तो लोगों के मन में एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना चाह रहा था, उनके अंदर एक डर कि मार्शल लॉ लगाए तो तुम ऐसे कहीं भी घूम नहीं सकते हो। ठीक है, तो मॉरल इफेक्ट डेवलप करने के लिए मैंने क्या कर दिया, गोलियां चलवा दी, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड आव। ठीक है, तो डर और कह सकते ना कि वो डरे रहे, सहमे रहे सत्याग्रही, इसके लिए मैंने ये काम किया। मतलब ऐसा नहीं बोलते कि क्यों मारा, क्यों बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो इसलिए मारा, ताकि वो कल से होमवर्क करके लाए, उसे डर रहे कि वो होमवर्क करके लाए। वहां तक तो ठीक था। तो यहां क्यों लोगों को गोलियां क्यों चलवा दी, ताकि वो सत्याग्रही क्या करे, डर के रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। समझ में आया? तो ये इंसिडेंट हुआ। समझे कि नहीं समझा बताओ? बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। गुस्सा आ रहा है ना, सबको आया था बाबू। और देखो जैसे अभी तुमने आंसर जो, मैं वही तो बोल रहा हूं, हिस्ट्री कितना रिलेटेबल सब्जेक्ट है यार। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। वहां भी लोगों को गुस्सा आया था, आग बबूला हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि बापूजी नमस्ते, सत्याग्रह को हमने छोड़ा भी इस समय के लिए। और वो सत्याग्रह सब भूल गए लोग। जैसे ही जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ ना, जब इसकी खबर लोगों तक पहुंची, तो एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowds took to the streets in many North Indian towns। तो सिर्फ अमृतसर नहीं, दिल्ली, अमृतसर और भी जितने भी नॉर्थ इंडियन टाउन थे, हर जगह ये खबर जब जैसे जैसे फैलती चली गई कि ब्रिटिशर्स ने हजारों लोगों को मार दिया है, ओपनली फायर करके, मेले में आए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी है। तब जब ये खबर फैली लोगों में, तो लोग रोड पे उतर आए। क्यों रोड पे उतर आए? रोड पे उतर आए मतलब ऐसी दंगे जैसी स्थिति बन गई, आपस में नहीं लड़ेंगे, वो दंगे जैसी स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि लोग प्रोटेस्ट शो करना चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गलत किया, जो भी किया गलत किया, इस टाइप से। तो जब लोग ये प्रोटेस्ट शो करना चाहते, ठीक है, तो अभी हमारे कितने लोगों ने उधम सिंह वाली मूवी देखी है? तो हिसाब बराबर हुआ है दोस्त, हिसाब बराबर हुआ, तुम चिंता मत करो। वो एक अलग पार्ट है हिस्ट्री का, अभी उस तरफ नहीं जा रहे अपन, पहले ये समझ लो। तो जब लोगों को पता चला कि गलत हुआ है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में लोग रोडों पे उतर आए। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो स्ट्राइक्स हो रहे थे, पुलिस के साथ में क्लैशेस देखने को मिले, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लोगों ने हमला कर दिया। अब जैसे लेकिन मैंने आपको बताया कि स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन एनी कंट्री। तो जो सरकार होती है वो सबसे प्रमुख होती है, प्रबल होती है, मजबूत होती है। तो गवर्नमेंट भी चुप नहीं रहने वाली थी ना। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मतलब सरकार, लोग सरकार को हरा नहीं सकते। तो वही यहां पे हुआ भी। और उस समय पे तो बहुत ही क्रूर शासन था, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। तो लोग रोड पे आए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। तो बदले में द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने बदले में और तेजी से क्या किया, लोगों को रिप्रेस किया, कंट्रोल में लाने के लिए उनको मारा, पीटा, जेलों में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, मतलब लोगों को यह एहसास दिलवाने के लिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए सरकार ने उस समय पे क्या करना स्टार्ट किया कि जो सत्याग्रह में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू द साहिब्स। मतलब गवर्नमेंट जानबूझ के जो सत्याग्रही थे उनको पकड़ पकड़ के ले जा रही है कि लोट मारो स्ट्रीट्स पे, ठीक है, नाक रगड़ो, सलाम ठोको साहिब को। साहिब मतलब कि जो ऑफिसर्स है। तो इस तरह से वो एक
डेटरेंस इफेक्ट, एक डर का भाव पैदा करना चाहते थे कि जो सत्याग्रह पे जाएगा, सत्याग्रह के रास्ते पे जाएगा, उसकी यह हालत कर देंगे, हम तुम्हें नाक रगड़वा देंगे। तो उनने भी मतलब ईगो पे ले ली। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब ऐसा उनको घसीट रहे थे सड़कों पे, सलाम ठुकवा रहे थे कि साहिब को सलाम करो। पीपल वर फ्लॉग्ड इन विलेजेस अराउंड गुंजनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अब लोग क्या है, लोग गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे, ठीक है। गांव के गांवों पे बम गिराना शुरू कर दिए, दे वर बॉम्ब्ड, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, और चारों तरफ खून खराबा, आग जनी, क्योंकि लोग भी वायलेंट हो रहे थे और सरकार भी वायलेंट तरीके से ही रिप्रेस कर रही थी, ब्रूटल रिप्रेशन चल रहा था। जब इतना खून खराबा हो रहा था तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। महात्मा गांधी ने बोला कि हॉल्ट, ठीक है। महात्मा गांधी टाइम्स अप, टाइम्स अप क्यों? क्योंकि सत्याग्रह का प्रिंसिपल ही नहीं समझ पाए लोग, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि अभी के लिए सत्याग्रह को रोक दिया जाए, सत्याग्रह मूवमेंट को रोक दिया जाए, रॉलेट एक्ट गया एक तरफ, अभी ये जो सारा सब कुछ खून खराबा आगजनी हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है। तो 1919 में ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है इसके बाद में सत्याग्रह को रोक दिया गया, ठीक है। तो ये कहानी एक रही, ये कहानी एक रही। ध्यान रखना अभी कहानी का और भी पार्ट बचा है। तो while the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. तो रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो सत्याग्रह लॉन्च किया था, जिसको जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में कॉल ऑफ करना पड़ा, तो वो सत्याग्रह एक तरह से क्या रहा, एक बहुत बड़ी सक्सेस रही कि लोग सत्याग्रह के नाम पे लोगों घर से निकल के आए। माना कि उन्होंने वायलेंस अडॉप्ट कर लिया, चीजें वैसी नहीं चली जैसा प्लान कर रहे थे, लेकिन वो एक बड़ी सक्सेस। लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या थी कि वो सिर्फ सिटीज या टाउन्स तक के लोगों को ही अपने साथ जोड़ पाए थे, गांव तक अभी बात नहीं पहुंची थी, गांव तक लोगों को समझ में नहीं आया था सत्याग्रह क्या है, ठीक है। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट, तो महात्मा गांधी को लगा कि अब अगर हमें कोई मूवमेंट लॉन्च करना है ना, तो अब उस मूवमेंट को और ब्रॉड बेस्ड बनाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने साथ जोड़ सको, ठीक है। अब अगर कोई मूवमेंट आपको लॉन्च करना है तो उसे आप ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाओ। But he was certain that no such movement could be organized without being Hindu Muslim closer together. लेकिन उन्हें समझ में आ रहा था कि कोई भी मूवमेंट अगर आपको क्या करना है, बहुत बड़ा बनाना है, जिसके अंदर आप बहुत सारे लोगों को, गांव शहर सभी लोगों को जोड़ सको, तो उसके लिए आपको हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाना होगा। क्यों? क्योंकि तब पंजाब इंडिया का, पंजाब बोल रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, और पाकिस्तान में मेजोरिटी पॉपुलेशन आपको क्या देखने को मिल रहा है, मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो उन सबको साथ जोड़ना जरूरी था, ये महात्मा गांधी को लगता था। और बात सही भी थी कि अगर आप मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड बनाना चाहोगे तो दैट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ यू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हिंदू मुस्लिम को कैसे एक साथ लाया जाए? तो देखो, लोग आक्रोश से तो भरे हुए थे, पंजाब में जो गलत हुआ, रॉलेट एक्ट जो अपने आप में गलत था, सिख परेशान थे, पंजाब में जैसे मेजोरिटी सिख थे, तो वो लोग भी गुस्से से भरे बैठे थे, हिंदूज भी परेशान थे, ठीक है। गांव, मतलब एक खबर गांव गांव शहर शहर तक पहुंच गई थी, लोगों के अंदर गुस्सा तो था, ठीक है। अब हिंदू मुस्लिम को और एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता कि मुस्लिम्स के लिए भी कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जिससे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाए? तो वो इशू था खिलाफत इशू। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, और एक ये तरीका जिससे हिंदू मुस्लिम को एक साथ किया जा सकता था वो था खिलाफत इशू। देखो, ये पूरी कहानी लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन पढ़ के सुनाने से ज्यादा जरूरी क्या है कि पहले आप समझ लो कहानी है क्या। कहानी की तरह पहले मैं आपको समझा दूं खिलाफत इशू क्या है। देखो, ऑटोमन एम्पायर पढ़ा था अपन ने, ध्यान है, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। कहां पढ़ा था ऑटोमन एम्पायर? चैप्टर 1 में। कनेक्टेड है, डॉट सारे कनेक्टेड है। तो वो टर्की जो है, आज का जो प्रेजेंट डे टर्की है, वहां पे हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर। ध्यान आया? ऑटोमन एम्पायर का रूलर कौन था बताना जरा चैट में। मैंने आपको बताया था ऑटोमन एम्पायर की विशेषता क्या थी, कि वो एक क्या था, किस रिलीजन को बिलोंग करता था ऑटोमन एम्पायर? बताओ, ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे वो किस रिलीजन को बिलोंग करते थे? बताओ बताओ जरा। मैं एक बार और रिकैप करवाऊंगा बाबू, कहानी तो है, अभी तो मैं एक एक लाइन पढ़ के बारीकी से बता रहा हूं, फिर एक बार रिकैप भी करवाऊंगा। बताओ। अरे समझ आया क्या लिख रहा मैं पूछ रहा हूं, बताओ। टर्किश एम्पायर था, वो किस धर्म को बिलोंग? मुस्लिम। वेरी गुड। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम स्टेट था, एक इस्लामिक एम्पायर था, है ना। ऑटोमन एम्पायर क्या था? एक इस्लामिक एम्पायर था। समझ में आया? ऑटोमन एम्पायर एक
इस्लामिक एम्पायर था? ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना कि ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता था, अब क्योंकि एक इस्लामिक एम्पायर है तो समझना, ऑटोमन एम्पायर के हेड को कहा जाता था क्या? खलीफा, या फिर कैलिफ भी लिखा जाता। कहीं कहीं स्पेलिंग में आपको CHALP ऐसा कुछ कैलिफ भी दिखेगा, सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो कैलिफ भी कहा जाता है, खलीफा भी कहा जाता है। तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसका जो हेड होता था, ऑटोमन एम्पायर के हेड को खलीफा कहा जाता था। और ये खलीफा इस देश के, इस एम्पायर के राजा तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ क्या है, जितने भी मुस्लिम्स हैं अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है, मुस्लिम्स अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड दी वर्ल्ड वर्शिप्ड हिम एज देयर रिलीजियस हेड। ठीक है, तो ये चीज समझना होगा आपको कि जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर के हेड जो थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। और खलीफा सिर्फ ऑटोमन एम्पायर के हेड नहीं होते थे, जितने भी मुस्लिम हैं पूरी दुनिया में, वो सारे मुस्लिम्स उन्हें अपना रिलीजियस हेड मानते थे, रिलीजियस हेड मानते थे। यहां तक समझ में आ गई कहानी? ठीक है, अब होता क्या है, मैं कहानी समझा रहा हूं तुम्हें पहले। तो अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब लड़ाई चल रही थी ना, ये 1919 की बात कर रहे हैं, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको ये चीज समझना होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। जीतता कौन है सर? तो ध्यान करो, जीतने वाली टीम कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस के सामने यूएसए। तो ये वाली जो टीम थी ना, रशिया, ये एक टीम थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और दूसरी, इसे क्या कहा जाता था? अलाइड पावर्स। और दूसरी एक जो सेंट्रल पावर थी, तो सेंट्रल पावर में तुम्हें ध्यान हो तो जर्मन एम्पायर था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, वो जर्मन एम्पायर जर्मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जर्मन एम्पायर था, इसके बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई थी, ध्यान आ रहा है, क्लास 9 में पढ़ा। तो जर्मन एम्पायर था, जर्मन एम्पायर के साथ साथ में ऑटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर था। तो ये सारे एम्पायर सेंट्रल पावर्स की टीम में आते थे, दूसरी वाली टीम में, हारने वाली टीम में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स वाली जो टीम थी, वो सेंट्रल पावर वाली टीम हार जाती है। सेंट्रल पावर वाली टीम हार जाती है मतलब कौन हार जाता है? ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। ऑटोमन एम्पायर हार जाता है मतलब क्या है? उनका लीडर हार जाता है। ठीक है, उनका लीडर हार जाना मतलब क्या है कि मुस्लिम्स अराउंड दी वर्ल्ड का लीडर हार जाता है। समझ गए यहां तक? जीतता कौन है सर? जीतता है जो अलाइड पावर थे। तो अलाइड पावर में कौन जीतता है? ब्रिटेन जीतता है। ब्रिटेन जीतता है मतलब कि ब्रिटेन मतलब इंडिया पे रूल कर रहा जो कंट्री है वो जीत जाता है, ब्रिटेन जीत जाता है। गणित समझना। तो अब होता क्या है ना, तो ब्रिटेन जैसे जब जीता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो जीतने के बाद जो हारे हुए देश रहते हैं, जैसे जर्मनी हारा था, ध्यान हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन की गई थी, हार्श ट्रीटी इंपोज की गई थी। वैसे ही और बहुत सारी अलग अलग ट्रीटीज साइन की जा रही थी जो जो हारे थे उनके ऊपर। तो ऑटोमन एम्पायर भी हारा था। तो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अगर आप कोई हार्श ट्रीटी साइन कर रहे हो, ट्रीटी मतलब संधि, अगर ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो, कोई किसी तरह से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, ऑटोमन एम्पायर को कोई पनिशमेंट दे रहे हो, तो आप किसको पनिशमेंट दे रहे हो? खलीफा को। खलीफा को पनिशमेंट दे रहे हो मतलब क्या है? सारे मुस्लिम्स के जो हेड हैं आप उनको पनिशमेंट दे रहे हो, तो सारे मुस्लिम्स को बुरा लगेगा। समझ गए? तो अब क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सारे मुस्लिम्स जो थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके रिलीजियस हेड के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी इंपोज करी थी, जिसके चलते मुस्लिम मासेस अराउंड द वर्ल्ड वाज हेटिंग ब्रिटिश एम्पायर या फिर ब्रिटिश नेशन। गणित समझ में आ गया ना? और यही खिलाफत इशू था। तो खलीफा के सपोर्ट में अराउंड द वर्ल्ड खिलाफत इशू चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, जहां पे सारे मुस्लिम्स एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे खलीफा के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो अब जाओ पढ़ के बता देता हूं, यही चीज पढ़ के समझना है आपको। तो कहानी तो बड़ी मजेदार कहानी थी। शर्त यह कि एनसीईआरटी से सिर्फ पढ़ते तो आपको वो समझ नहीं आती। मैंने इसके लिए सारे तार जोड़ दिए हैं। तो हो क्या रहा है
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ऑटोमन टर्की की डिफीट होती है, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर, ऑटोमन एम्परर के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी इंपोज होने वाली, इस चीज की अफवाहें फैल रही थी ऐसी, और हकीकत भी हुई थी। ठीक है, तो होता क्या है, जो ऑटोमन एम्पायर का हेड था वो कौन था, ऑटोमन एम्परर जो थे, तो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है, द खलीफा। तो जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कंट्रीज है, वो सब खलीफा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो होता क्या है, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, मतलब कि फॉर द टाइम बिंग, टेम्पोरल मतलब फॉर द टाइम बिंग, कि उस समय पे खलीफा की जो पावर थी वो पावर वैसी ही रहे, उस चीज को डिफेंड करने के लिए, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे खलीफा की डिसरिस्पेक्ट ना हो, उस चीज के लिए क्या होता है, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे से वो कंट्रोल कर लेंगे क्या ब्रिटिशर्स को? नहीं, ऐसा अराउंड दी वर्ल्ड अलग अलग जगह क्या है, खिलाफत कमेटी बनाई जा रही थी, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, कि जहां वो चाह रहे थे कि उनके स्पिरिचुअल हेड के साथ में गलत ना हो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि खिलाफत कमेटी कब बनी थी, तो बॉम्बे में बनी थी मार्च 1919 में, समझ गए। तो अब ये खिलाफत कमेटी जो बनाई गई, तो इसमें क्या है, इसको खिलाफत कमेटी बनाने वाले कौन लीडर्स थे, खिलाफत इशू को रेस करने वाले इंडिया में कौन लीडर्स थे, तो यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, तो अली ब्रदर्स कहा जाता है इन्हें, मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे ना, तो ये लीड कर रहे थे खिलाफत इशू को इंडिया में, खिलाफत कमेटी वगैरह भी बनाई, ये सारी चीजें। अब आ जाओ फ्लैशबैक में वापस, महात्मा गांधी ने समझ लिया था अगर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करना है, तो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के लिए आपको हिंदू मुस्लिम को क्या करना होगा, एक साथ लाना होगा, और वही चीज यहां पे होते दिख रही थी। तो ये जो मोहम्मद अली, शौकत अली, अली ब्रदर्स थे ना, तो दे बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो मोहम्मद अली, शौकत अली ने बोला कि हमारे भी ब्रिटिशर दुश्मन है, हमारे खलीफा के साथ में डिसरिस्पेक्ट करिए, और इन जनरल पूरी कंट्री के लिए भी दुश्मन ब्रिटिशर्स हैं, तो हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ ला सकते हैं, सिख को भी साथ ला सकते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट गलत हुआ है, रॉलेट एक्ट गलत हुआ है, खिलाफत इशू गलत है, ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पे हम क्या कर सकते हैं, सबको एक साथ ला सकते हैं। तो मोहम्मद अली, शौकत अली ने महात्मा गांधी से बात करी क्या, कि एक यूनाइटेड मास एक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी ने ये देखी कि यार मौका सही है भाई, ठीक है, क्या देखा गांधी जी ने, कि ये मौका बहुत सही है, इस तरह से हम हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ला सकते हैं, और हिंदू मुस्लिम को जब एक साथ लाया जा सकता है, तो अपना अब जो मूवमेंट लॉन्च करेंगे उसको और ब्रॉड बेस्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, एट दी कलकत्ता कांग्रेस सेशन, ठीक है, कांग्रेस के सेशन होते थे, मतलब मीटिंग होती थी बार बार, तो कलकत्ता सेशन में क्या है, सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 का जो सेशन होता है, तो he convinced other leaders for the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो 1920 में, देखो ये सितंबर 1920, ध्यान रखना, इस कांग्रेस के अलग अलग मीटिंग्स होते थे, उन्हें कांग्रेस सेशन कहा जाता था। तो जो सितंबर 1920 में मीटिंग होती है ना, ये 1919 में ये मुद्दा चल रहा था, अब 1920 में आ गए अपन। तो 1920 में क्या होता है, 1920 में महात्मा गांधी को एक रीजन मिल गया कि कैसे एक बड़ा सत्याग्रह, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लाया जा सकता है, इस खिलाफत इशू को साथ में जोड़ा जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने 1920 के सितंबर सेशन में दूसरे जो लीडर्स थे उनको कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया। क्या कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया, कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मतलब कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, तो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, मतलब आजादी भी चाहिए हमें, और जो खिलाफत इशू हो रहा है तो उसको रेस करेंगे तो मुस्लिम्स भी हमारा साथ देंगे। तो ये चीज करके कन्विंस करने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। सितंबर में प्रपोजल रख दिया था महात्मा गांधी ने, फॉर व्हाट, फॉर नॉन कॉपरेशन। यहां तक समझ में आया, बताओ, ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से, चैट खोल रहा हूं मैं, क्लियर है? मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, और ये टॉपिक उठाएंगे अपन अभी, व्हाई नॉन कॉपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फ्लो में चल रहा है, 5 मिनट का टॉपिक है, प्यार से पढ़ना अच्छे से। डिफेंड मतलब बचाना, अमर, डिफेंड दी टेम्पोरल पावर ऑफ खलीफा, मतलब कि डिफेंड करते ना, डिफेंडर होता है एक, गाड़ी वाली बात नहीं कर रहा हूं, फुटबॉल वाले डिफेंडर की बात कर रहा हूं। देखो, जिन बच्चों को जो बच्चे छुट्टी लिख रहे हैं तुरंत क्लास से बाहर हो जाओ, भाग जाओ फटाफट, मैं तो अभी पढ़ाऊंगा आज, ये कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे को, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बताओ, यस लिख दो, नो लिख दो, वो समझ, बस मुझे वही देखना। यस 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 आ गया, यस यस।
ठीक है, चलो रिकैप करवा रहा हूं। तो पहले रिकैप कर लो। स्वराज मतलब आजादी, स्वराज मतलब आजादी। चलो अब देखो क्या हो रहा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आगे समझना। अभी इसमें कहानी में और ट्विस्ट है, बहुत मजा आएगा। तो एक बार रिकैप करते हैं रॉलेट एक्ट से। क्या हो रहा है, रॉलेट एक्ट 1919 में पास होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जिस कानून के थ्रू वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे बिना 2 साल तक के ट्रायल के, मतलब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा और अरेस्ट करके रखा जा सकता था पॉलिटिकल प्रिजनर बनाए के। महात्मा गांधी ने बोला कि ये लॉ तो अनजस्ट है, क्रूअल है, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, इस अनजस्ट लॉ को, इस क्रूअल लॉ को के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने एक तरह से क्या किया, एक हड़ताल की बात करी कि नेशन वाइड हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल 1919 में। और वो रैलियां ऑर्गेनाइज होती है, लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, सारी चीजें, लेकिन सरकार को डर लगता है कि कहीं रेलवेज, कम्युनिकेशन की लाइन ये सब ना तोड़ दें, तो सरकार क्या करती है, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। और हद तब हो जाती है जब 10 अप्रैल के दिन गोली चला दी जाती है अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर। तो इस कारण से लोग क्या हो जाते हैं, लोग उस कारण से और नाखुश हो जाते हैं, तो लोग वो पीस वीस सब भूल जाते हैं, लोग पत्थर उठा लेते हैं। तो सरकार भी क्या करती है, डंडे से जवाब देती है और मार्शल लॉ इंपोज कर देती है। अब मार्शल लॉ लग गया मतलब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जलियांवाला बाग में अमृतसर में लोग इकट्ठे होते हैं, बैसाखी का फेस्टिवल भी था और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए भी इकट्ठे होते हैं। और उसी समय जनरल डायर वो कमांड लेता है अपने हाथ में और वो क्या करता है, वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए थे उन लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देता है। जब ये खबर शहरों तक पहुंचती तो शहर में लोग रोड पे उतर आते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट और ब्रूटल रिप्रेशन करती है, खून खराबा हो जाता है। सत्याग्रह, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह चला गया था, उसको कॉल ऑफ कर लिया गया। अब महात्मा गांधी को यह समझ में आ गया था कि आगे अगर हमें कोई मूवमेंट लॉन्च करना है तो उसको बहुत ब्रॉड बेस्ड बनाना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सबका सपोर्ट लेना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो मूवमेंट सक्सेसफुल होगा, है ना। तो ये महात्मा गांधी का थॉट था और उसी के पैरेलल क्या चल रहा था, और खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन टर्की हार जाता है, तो ऑटोमन एम्पायर की हार के कारण क्या होता है, ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि पीस ट्रीटी इंपोज की जाएगी, किसके ऊपर, हार्श पीस ट्रीटी खलीफा के ऊपर, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे। तो उनकी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट को डिफेंड करने के लिए सारी मुस्लिम मासेज अराउंड दी वर्ल्ड क्या कर रही थी, इकट्ठा हो रही थी। बॉम्बे में भी आपको देखने को मिलता है कि खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। अब इसी बीच में आप देखते हैं तो यंग मुस्लिम लीडर्स जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, या महात्मा गांधी के साथ में डिस्कस करते हैं कि मौका अच्छा है, हम हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। और महात्मा गांधी इसी चीज को कैपिटलाइज करते बोलते हैं चलो हटो, अब क्या है, अब बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है। तो वो कांग्रेस की मीटिंग में सितंबर 1920 में प्रपोजल रखते हैं, क्या, कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए फॉर खिलाफत एंड स्वराज, मतलब खिलाफत मुद्दे के लिए और स्वराज के लिए, आजादी के लिए हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। अब नॉन कॉपरेशन जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है ना, कि हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे, ठीक है, हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे, लेकिन ये कॉपरेशन हटाना मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा। ये तो एक एक्ट है कि मैं आपके साथ कॉपरेट कर रहा हूं, कैसे कॉपरेट कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये पढ़ाने को मूवमेंट कैसे बना सकते हैं, तो हमने पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया कि लाखों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो मूवमेंट बन गया, हम चलते गए और कारवां बनता चले गया, है ना। तो जोक्स अपार्ट, अगर मैं आपको, मतलब ये रियलिटी है, जोक नहीं है, हाँ? तो अगर मैं आपको जैसे यही बताऊं इस कंटेक्स्ट में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मूवमेंट कैसा बनाया, क्योंकि कॉपरेशन हटाना है तो एक एक्ट है, इस एक्ट को आप मूवमेंट कैसे बनाओगे, पहला सवाल ये आता है। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों, कॉपरेशन ही क्यों हटाना है, उससे क्या हो जाएगा, है ना। तो अब समझना क्या होता है कि वाई महात्मा गांधी वेंट फॉर नॉन कॉपरेशन। तो इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो किताब लिखी है, तो उस किताब में, हिंद स्वराज वाली किताब में, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंदू स्वराज में, ध्यान रखना, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक हिंदू स्वराज, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने अपनी फेमस बुक हिंदू स्वराज में 1909 में, 1909 में क्या डिक्लेयर किया था पता है, उन्होंने ये लिखा था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल अगर है तो वो क्यों है पता है, क्योंकि हम उन्हें रहने दे रहे हैं। अगर आपका फ्रेंड आपको परेशान कर रहा है, आपके पैसे लूट के ले जाता है, आपको चलते फिरते टपली मार देता है, आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आप करने दे रहे हो। जिस दिन आपने ऐसा हाथ घुमा के 2 चांटे मार दिए, उस दिन से वो सीधे सीधे चलेगा, भाई इसकी छेड़ा नहीं लेना है ना। तो हमारे साथ जो होता है वो हम खुद होने देते हैं, इसलिए होता है भाई।
तो महात्मा गांधी ने भी वही अपनी किताब में लिख दिया था, क्या कि ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में है तो वो इसलिए है, ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ में, इसीलिए तो ब्रिटिश रूल है। इंडियंस कैसे कॉपरेट कर रहे थे सर? तो हम ब्रिटिशर्स के सामान खरीदते थे, हम ब्रिटिशर्स की सर्विसेज ज्वाइन करते थे, हम ब्रिटिश, उन्हें क्या, उन्हें तो हिंदी भी नहीं आती थी जब वो इंडिया आए थे, हमने कॉपरेट किया, हमने वेलकम किया, हमने उनको सपोर्ट दिया, उंगली पकड़ते पकड़ते कब वो तुम्हारा हाथ खींच लेगा तुम्हें पता ही नहीं चला। तो महात्मा गांधी का यह मानना था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। और ब्रिटिशर्स यहां तक पहुंच पाए कि वो हमारे ऊपर रूल ही करने लगे, उसके पीछे का कारण भी यही था कि हमने कॉपरेट किया। ठीक है, तो इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस कॉपरेशन देने से रिफ्यूज कर दे, अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें, हम बोल दे कि ना हमें तुम्हारी सर्विसेज ज्वाइन करना है, ना हमें तुम्हारे गुड्स खरीदना है, ना हमें तुम्हें किसी प्रकार की मदद देना है, ना तुमसे लेना है, वी रिफ्यूज टू कोऑपरेट विथ यू, तो क्या होगा? तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो एक साल के अंदर अंदर ब्रिटिश रूल धड़ाम से गिरेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे बिना, ब्रिटिश आर्मी में आधे इंडियंस, आधे से ज्यादा इंडियंस, तो अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स की सर्विसेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो ब्रिटिश एम्पायर रह कैसे जाएगा इंडिया में? यह महात्मा गांधी का थॉट था इन हिज बुक हिंदू स्वराज। समझ में आया? सवाल मैं आपको दे रहा हूं, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो जरा फटाक से। क्या है होमवर्क क्वेश्चन? ये है कि व्हाट वाज, ठीक है, व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय मोहनदास करमचंद गांधी in his book हिंदू स्वराज? लिखो जरा इसका आंसर, सिंपल 2 नंबर का, इन हिज बुक। कल बताया था मैंने आंसर राइटिंग का हैक क्या है, इन हिज बुक हिंदू स्वराज। हिंद के सितारे, हिंद स्वराज और राजा जी डी। चलो, तो अब क्या हो रहा है? तो महात्मा गांधी का आइडिया यही था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन, इंडियंस के कॉपरेशन के साथ। जिस दिन हमने कॉपरेशन हटा दिया तो एक साल के अंदर अंदर ब्रिटिश रूल धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, ये तो आइडिया था, ये था कि क्यों कॉपरेशन हटाना है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि वाई नॉन कॉपरेशन, बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन ब्रिटिश रूल इज देयर इन इंडिया, तो हमें इसीलिए नॉन कॉपरेशन चलाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह था कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? और यही क्वेश्चन भी बनता है कि नॉन कॉपरेशन तो एक एक्ट है कि हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? ठीक है, तो गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। तो गांधी जी ने बोला वरी नॉट, आई एम देयर, ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें कि नॉन कॉपरेशन को अपने को मूवमेंट कैसे बनाना है। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला? देखो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या कि ये क्वेश्चन है ये कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन को आप मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? नॉन कॉपरेशन को आप मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। मूवमेंट अलग अलग स्टेज में अनफोल्ड होना चाहिए, एक के बाद एक इवेंट होना चाहिए। उसमें क्या इवेंट होना चाहिए? तो महात्मा गांधी ये बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, एक और 2 क्वेश्चन, चलो 2 दिन अब मेरी क्लास नहीं है ना, अब हमारी क्लास कल भी नहीं है, परसों भी नहीं, नरसों भी नहीं है, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं, संडे को मिलेंगे अपन। अब ये हफ्ता थोड़ा टाइम टेबल ऊपर नीचे हुआ है, अब संडे मंडे उस तरह से फिर क्लास चलेगी जो रेगुलर रहती है। तो गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। महात्मा गांधी ने बोला कि मूवमेंट को स्टेजेस में अपने को अनफोल्ड करना होगा। ठीक है, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। तो हमें कॉपरेशन हटाना है, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो जो टाइटल्स हमें दिए ब्रिटिशर्स ने, जैसे फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने क्या दिया था? नाइटहुड का टाइटल दिया था, जैसे भारत रत्न देते ना आज अपन अपने लोगों को, तो वो हमारे ही लोगों को क्या बोलते थे? जो लोग अच्छा काम करते थे ना तो उन लोगों को अप्रिशिएट कर देते थे, तो हम लोग खुश हो जाते थे, हाँ ब्रिटिशर्स ने अप्रिशिएट किया, हमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने खून चूस गए तुम्हारा और तुम उनके ही एप्रिसिएशन से खुश हो रहे हो। तो महात्मा गांधी ने ये बोला है कि उनके द्वारा दिए गए जितने भी स्मारक है ना, उनके द्वारा दिए गए जितने भी टाइटल्स हैं, जितनी भी ट्रॉफी है, लात मार दो, फुटबॉल बना दो ट्रॉफीज की, टाइटल की, सरेंडर देम, ठीक है, उनको वापस दे दो। तो यही चीज थी कि इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। सबसे पहले ये करो।
देन बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। बॉयकॉट मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल बॉयकॉट बॉलीवुड, वो चला था बीच में, बहुत ट्रेंड है। बॉयकॉट मतलब क्या है कि पिक्चर नहीं देखेंगे हम, किसकी, बॉलीवुड वालों की। बॉयकॉट बॉलीवुड चला था ना, वैसे यहां पे बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज मतलब कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो सरकार तो किसकी थी, ब्रिटिश की थी उस समय पे, तो हम ब्रिटिश की सरकार को बॉयकॉट करते हैं, हम उन सर्विसेज में काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, ले रहे तेरी नौकरी उस टाइप से, समझ में आया, ये ले तेरी नौकरी, तो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज को हम बॉयकॉट करेंगे, फाइन, तो ये ले तेरी नौकरी, तो वी विल बॉयकॉट दी सिविल सर्विसेज, ये चीज हो गई। फिर क्या है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स भी ब्रिटेन से आ रहे थे हमारे यहां, तो हर चीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, जो ब्रिटेन से आ रही थी, तो हम अपना कॉपरेशन कैसे विड्रॉ करेंगे, तो हम टाइटल सरेंडर करेंगे, देन वी विल बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, सब। अब ये सब जब हम करेंगे ना, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट में यूज रिप्रेशन, गवर्नमेंट हो सकता है हमारे ऊपर डंडे चला दे, हो सकता है गवर्नमेंट हमें डराने की कोशिश करे। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो हम एक फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पूरी तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उतर आएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, फिर हम धरने पे भी बैठेंगे, फिर हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। आज जैसे अगर मान लो कि एक दुकान ये, दूसरी दुकान ये, आप इसको इससे सामान नहीं खरीद रहे हो, तो ये दुकान वाला ऐसा थोड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हारी पिटाई कर देगा, हमारी इच्छा, तो हमें तुम्हारे गुड्स नहीं खरीदना है, हमें तुम्हारी सर्विसेज ज्वाइन नहीं करना है, हमें तुमसे कोई टाइटल नहीं चाहिए, हमें कोई तुमसे पुरस्कार नहीं चाहिए। इसमें हमने कुछ गैरकानूनी काम तो किया नहीं, उसके बावजूद अगर तुम हमारे ऊपर डंडे बरसा रहे हो, अगर तुम रिप्रेशन का यूज करते हो, हमें डराते हो, धमकाते हो, तब हम फिर क्या करेंगे, तब हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये महात्मा गांधी ने रोड मैप दे दिया था कि ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे दोस्त अपन, ठीक है। तो देन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, ठीक है। फिर हम एक पूरी तरह से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है, आगे एक मूवमेंट आएगा पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहां पे सिविल डिसोबीडियंस का लिटरल मीनिंग है, सिविल मतलब जनता, डिसोबीडियंस मतलब कि डिसओबे करना। तो जनता फिर डिसओबे करेगी किसको, सरकार को, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं तो पहले तो अपने को अपना कॉपरेशन हटाना है, बस सामान नहीं खरीदेंगे, सर्विसेज नहीं करेंगे, उनके सारे टाइटल्स वगैरह लौटा देंगे उनको, ठीक है। तो थ्रू दिस समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो हिंदूज और मुस्लिम सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए 1920s की गर्मियों से ही क्या होने लगा, 1920s की गर्मियों से ही महात्मा गांधी, शौकत अली जगह जगह जाने लगे, लोगों को इकट्ठा करने लगे, सपोर्ट लोगों से मांगने लगे कि अपन ऐसा मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तुम सब साथ दोगे ना, हाँ हाँ साथ देंगे, ऐसा करके होने लगा। फिर क्या हो रहा है, अब देखो लास्ट पैराग्राफ है, कांग्रेस के अंदर ही, लेकिन जैसे अगर आप देखोगे ना, तो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो थे वो ये सोच रहे थे, मतलब देखो एस्पिरेशन हर आदमी की रहती है, कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम नेशनल मूवमेंट को लीड करेंगे, हमारी स्टाइल से आजादी मिलेगी। ये वो महात्मा गांधी बीच में आ गए वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके, सत्याग्रह का प्रिंसिपल लेके, और उन्होंने सारी चीजें उलट पुलट कर दी। तो मैनी विद इन द कांग्रेस वेर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये क्या नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह वगैरह, इससे क्या आजादी मिलेगी क्या, तो उनको ठीक नहीं लग रहा था, ये नॉन कॉपरेशन का प्रपोजल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय पे इलेक्शन भी होने वाले थे, शेड्यूल फॉर द नवंबर 1920, और ये 1920 के जो इलेक्शन होना थे ना, तो ये इलेक्शन ऐसे इलेक्शन थे जिसमें पहली बार इंडियंस को मौका मिलने वाला था कि तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कांग्रेस के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे थे कि अब तो हमें मौका मिला है, किस चीज का मौका मिला है, अब हमें मौका मिला चुनाव लड़ने का, और महात्मा गांधी आए बोल रहे कि बॉयकॉट कर दो, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो कांग्रेस के अंदर ही क्या चल रहा था, मतलब ऐसा बोलते ना कि लड़ना दुनिया से नहीं पड़ता है, लड़ना घर के अंदर घर वालों से ही पड़ता है, उनको मनाना सबसे ज्यादा कठिन होता है, दुनिया वाला क्या है। तो वही यहां पे भी चल रहा था कि कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस के अंदर आपको समझ में आता है कि कांग्रेस के अंदर ही देयर वर सम ग्रुप ऑफ पीपल हु वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर द नवंबर 1920। जो चुनाव होना था हम उसको कैसे बॉयकॉट कर दें, एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। और उन्हें लग रहा था कि आप नॉन वायलेंस की बात करो, लेकिन लोग हथियार उठा लेते, आखिरी में भी लोग उतने समझदार नहीं है, ठीक है। तो कांग्रेस के अंदर ये विडंबना चल रही थी, ये डायलेमा चल रहा था, ये कंफ्यूजन चल रहा था, ठीक है। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. तो सितंबर में क्या हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया, दो डेट ध्यान रखना है, सितंबर 1920 और दूसरी है दिसंबर 1920। ये भी मैप वर्क पे आती है बाबू, ठीक है, ये दोनों डेट्स मैप वर्क पे आती है, ध्यान रखिएगा। तो सितंबर 1920 की डेट और दिसंबर 1920 की डेट, तो जैसे ऐसा होता ना कि आपने किसी के सामने प्रपोजल रखा
ठीक, तो वो प्रपोजल रखना, आज आपने स्कूल के बाद में प्रपोजल रख दिया है सामने, अब कल का आपको इंतजार है, कल हो गई छुट्टी, परसों का आपका इंतजार था लेकिन परसों कोई हो गया बीमार जिसके सामने आपने प्रपोजल रखा, और फिर आपको नर्सों का इंतजार रहेगा, तो नर्सों के दिन सामने वाले ने जवाब दिया हाँ या ना में जो भी है, एनुअल फंक्शन का प्रपोजल आपने रखा था और टीचर जो है तो उन्होंने फिर आपको बाद में हाँ या ना में जवाब दिया कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही सोचना था और कुछ नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि टीचर ने प्रपोजल आपका एनुअल फंक्शन का एक्सेप्ट कब किया, टीचर ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया 4 दिन बाद, लेकिन आपने वो एनुअल फंक्शन में क्या करवाना है उसका प्रपोजल रखा कब था, वो प्रपोजल रखा था आपने सितंबर में, तो 2 डेट्स हो गई ना। तो वैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है, इस चीज का प्रपोजल रख दिया था 1920 सितंबर में ही, कोलकाता के सेशन में जो हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा, और इस चीज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कब किया गया पता है कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, वो किया गया था एक्सेप्ट दिसंबर में। समझ गए ना, प्रपोजल रखना और प्रपोजल एक्सेप्ट करना, अब तो बहुत अच्छे से समझ गया हूं मैं, ठीक है। तो देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन दी कांग्रेस, तो ये सितंबर से लगा के दिसंबर तक बहुत ज्यादा टसल चलता रहा कांग्रेस के अंदर कि क्या करना है, काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करें या ना करें। कांग्रेस के आधे लोग कुछ बोल रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं कि यार गांधी जी सही तो बोल रहे हैं, वैसा तो वैसा टसल चल रहा था, ठीक है। फॉर अ व्हाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर्स और जो ओपोनेंट्स थे उनके बीच में भसड़ चल रही थी, उनको ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, हाँ बोले या ना बोले उस टाइप से, ठीक है। फाइनली लेकिन क्या होता है, जब नागपुर में दिसंबर 1920 का सेशन होता है, एक कोलकाता का सितंबर 1920 का सेशन था जहां पे प्रपोजल रखा था, और एक दिसंबर 1920 का सेशन था नागपुर का जहां पे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन इन नागपुर इन दिसंबर 1920 a compromise was worked out and the non cooperation program was adopted, और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे दोस्त, ऐसा ऐसा सीन हुआ, ठीक है। तो हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, अब देखो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है कि बधाई हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होगा, ये फाइनल हो गया, लेकिन आप क्वेश्चन थे कि वो मूवमेंट कैसा अनफोल्ड हुआ, मतलब गांव में शहर में आदिवासियों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, हु पार्टिसिपेटेड, कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया। अब यहां पे ये भी था कि हर एक सोशल ग्रुप की, अब जैसे बोल रहा हूं ना, गरीब व्यक्ति की अलग समस्या है, अमीर व्यक्ति की अलग समस्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड थी, तो अपनी अपनी ढपली थी और अपना अपना राग था, सबने अपने अपने हिसाब से गाना बजाया, सबने अपने अपने हिसाब से पार्टिसिपेट किया। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन, तो हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझा, किसने क्या समझा, ये सब कुछ अलग अलग था। तो वही कहानी अब आपको अगले टॉपिक में जानने को मिलती है, चलो उसको पढ़ते हैं। देख 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 एकदम से हार्ट अटैक आ गया क्या, और पढ़ेंगे क्या, अब नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन मैं अब नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में उठाया जाएगा। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई कि हाउ डिड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चालू हुआ वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर क्रोनोलॉजी को समझोगे तो अपन ने क्या पढ़ लिया कि रॉलेट एक्ट हुआ 1919 में, और अगली क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान रखना है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रपोज्ड एंड, ठीक है, प्रपोज्ड एंड एक्सेप्टेड, एंड एक्सेप्टेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, कब, यही 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज भी किया गया और एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रपोज्ड एंड एक्सेप्टेड 1919 में। तो 1920 में 19 पिट जाएगा बेटा, देख देख 1920 में, ठीक है। यहां तक सारी चीज समझ में आ गई है, अच्छे से बताओ। अब अपन मिलेंगे संडे के दिन, एक WPP दे दूं क्या, एक टेस्ट पेपर दे दूं, सॉल्व करोगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। डिस्कस उसको बाद में कर लेंगे।
रिकैप करवा दीजिए। चलो, द क्लास इज ओवर, जिसे भाग के जाना है भाग के चले जाओ। मैं एक रिकैप करवा रहा हूं जैसे जो आज हमने पढ़ा था उसको कहानी की तरह। रॉलेट एक्ट, उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने क्या बोला था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह होना चाहिए। तो हड़ताल की बात करी, 6 अप्रैल से चालू होगा। वो हड़ताल लोगों ने पार्टिसिपेट भी करी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सरकार को डर लगा कि कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह ना टूट जाए, तो सरकार ने उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी और एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, शांति से जो लोग धरना पे बैठे थे उनके ऊपर गोली चला दी 10 अप्रैल को। तो फिर क्या है, मारपीट मच गई, लोग भी वायलेंट हो गए, तो मार्शल लॉ इंपोज कर दिया और जनरल डायर को कमांड दे दी। और जनरल डायर के अंडर में जब कमांड थी तो 13 अप्रैल के दिन लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, वहां गोलियां चल जाती है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, और लोग मेले में आए थे उनके ऊपर गोलियां चल गई। तो लोग और नाराज हो गए तो रोड पे उतर आए, रोड पे वायलेंस, तो सरकार ने भी ब्रूटल रिप्रेशन किया। तो ये तो एक इंसिडेंट था, और इसी के चलते जब इतना खून खराब हुआ तो महात्मा गांधी ने बोला, रुको रुको जरा, बंद कर दो इसको सत्याग्रह मूवमेंट को, क्योंकि खून खराबा बहुत हो गया था। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि अब जो मूवमेंट स्टार्ट किया जाए ना, तो वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए मूवमेंट। और वो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट कब होगा, जब आप हिंदू और मुस्लिम को एक साथ जोड़ पाओगे। हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ना कठिन था, लेकिन उस समय पे खिलाफत इशू उठ रहा था। क्या था खिलाफत इशू, तो वो खलीफा जो थे, जो मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर के स्पिरिचुअल हेड थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे। तो ऐसी रूमर्स थी कि ब्रिटिश एम्पायर उनके ऊपर क्या करने वाला है, ट्रीटी इंपोज करने वाला, हार्श पीस ट्रीटी, और ब्रिटिश एम्पायर हार्श पीस ट्रीटी इंपोज ना करे, इस चीज से बचना, मतलब इस चीज को, खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए सारे मुस्लिम जो थे खिलाफत इशू चला रहे थे। खिलाफत कमेटी वगैरह भी जैसे इंडिया में बनी थी बॉम्बे में। तो मुस्लिम्स और हिंदूज को साथ लाने के लिए जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करते कि ये मुद्दा अच्छा है, आप खिलाफत इशू और आजादी दोनों को एक साथ जोड़ो। और यही प्रपोजल सितंबर के कांग्रेस सेशन में महात्मा गांधी ने रखा कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, तो महात्मा गांधी अपनी बुक हिंदू स्वराज में क्या लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया में है ही इस कारण से क्योंकि हम उनसे कॉपरेट कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपना कॉपरेशन हटा लिया ना, उस दिन ब्रिटिश रूल धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, तो वो अपना कॉपरेशन हटाने की बात करते हैं। और कैसे हटाएंगे, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बनेगा, तो स्टेप्स में अनफोल्ड होगा। पहले हम अपने टाइटल्स सरेंडर करेंगे जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया था, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने बोल दिया, ले रे तेरा टाइटल तू ही रख। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ने अपना वो अवार्ड लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऐसे अपने टाइटल सरेंडर करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज को, पुलिस को, कोर्ट्स को, स्कूल्स को, आर्मी को, ऑफिसेस को। अगर फिर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डराने की कोशिश करेगी ना, तो हम फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो ये प्रपोजल था, प्रपोजल बहुत अच्छा था, उसके लिए काम भी चल रहा था। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ये चाह रहे थे कि यार करे नहीं करे, क्यों, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो अपन तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर बॉयकॉट कर देंगे तो तुम तो इलेक्शन भी बॉयकॉट करवाओगे, ये वो। तो वो टशल चलती रहती है सितंबर से दिसंबर तक, और दिसंबर के नागपुर सेशन में फाइनली एग्री किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि हम फुल फ्लेजेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन वही पढ़ेंगे कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कैसे अनफोल्ड होता है, ये सारा सब कुछ। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? हिस्ट्री के चैप्टर 1 का तो ले चुके हैं बाबू, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का लेंगे ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला। ठीक है, चलो, तो इसी बात पे आज की क्लास को यहीं पूर्ण आहुति देते हैं। सुन लो मेरी बात, पहले बता के चुके हैं तुम्हें कि क्लास 1.5 घंटे की होती है। वो तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें 1 घंटे में छोड़ देते हैं। मेरी मर्जी में 1.5 घंटे पढ़ाऊं, 2 घंटे पढ़ाऊं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ा करो। बड़े ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, लो एक चुम्मी दे दी तुम्हें, जाओ भागो। ओए समझ में आया तुझे? मेरी क्लास है, इस क्लास का राजा मैं हूं। मेरी इच्छा, जब तक मुझे पढ़ाना हो मैं पढ़ाऊंगा। चिकी